आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। 3 तरीके की बॉडीज़ हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल योग्यता क्या होगी, चयन का तरीका कैसा होगा, इन सब के बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किन किन मामलों में परामर्श देता है। वित्त आयोग के कार्यों पर क्वेश्चन अक्सर प्री में भी पूछे गए हैं। मेन एग्जामिनेशन में भी वित्त आयोग की भूमिका की समीक्षा पूछी जाती है। तो किन सिद्धांतों के आधार पर राज्यों को सहायता और अनुदान दिया जाए, इसके बारे में भी सिफारिश वित्त आयोग करता है। जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता था, पिछड़े राज्यों का दर्जा दिया जाता था, उसे खत्म करने की बात की। 149 ये कहता है कि इसके कार्य संसद के द्वारा तय किए जाएंगे। राज्य सरकारों का हिसाब किताब तैयार करने की जिम्मेदारी सीएजी की है। भारत सरकार का अकाउंटिंग नहीं करता, ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे इनोवेशंस नहीं थे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में और बड़ी गड़बड़ियां थी। अपराधियों का वर्चस्व था, बोलबाला था, लोगों को मार दिया जाता था, हत्याएं हो जाती थी। ये सब बड़ी आम सी बातें थी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। संभव की इस सीरीज में आज हम लोगों का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और इस सेकंड लास्ट लेक्चर में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइनेंस कमीशन कवर करेंगे, सीएजी कवर करेंगे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कवर करेंगे, इलेक्शन कमीशन हम लोग कवर करेंगे और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन इकाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो नोट्स चाहिए अगर आपको, तो आप बैच में फ्री इनरोलमेंट है, करा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से आप अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के जो प्रोग्राम हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एक एक प्रावधानों की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी 3 बॉडीज़ हम लोग यहाँ पर 3 तरीके की बॉडीज़ हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, और इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन, और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड यूपीएससी और एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहले वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन के विषय में प्रावधानों का वर्णन करता है। क्यों बनाया जाता है वित्त आयोग। बेसिकली फाइनेंस कमीशन हमारे देश में संघ और राज्य के बीच, संघ की सरकार और राज्य की सरकार के बीच फाइनेंशियल फेडरलिज्म की स्थापना करता है, या हम कह सकते हैं फिस्कल फेडरलिज्म की स्थापना करता है। वित्तीय संघवाद या राजकोषीय संघवाद की स्थापना करता है, अर्थात वित्तीय क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोग की स्थापना करता है। तो चूंकि हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपनाया गया है, सहकारी संघवाद की व्यवस्था अपनाई गई है और वित्तीय क्षेत्र में इस सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलजुल कर कार्य कर सकें, इस उद्देश्य के लिए संविधान ने एक फाइनेंस कमीशन की रचना का प्रावधान किया है और निसंदेह इसने बेहद शानदार रोल प्ले किया है। विगत वर्षों में अब तक 16 फाइनेंस कमीशन स्थापित किए जा चुके हैं आज की तारीख तक। तो कैसे इसकी संरचना निर्मित होती है, इसका जो गठन है वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर करेगा, हर 5 साल पर करेगा या उससे पूर्व भी करता है। इसका मतलब यह है कि वित्त आयोग जो सिफारिशें देता है वो 5 साल के लिए हमारे यहाँ लागू होती हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 5 मेंबर, 5 लोग होंगे टोटल। इनकी योग्यता क्या होगी, चयन का तरीका कैसा होगा, इन सब के बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए इनके लिए कानून बनाया है, जिसे वित्त आयोग अधिनियम कहते हैं। और वित्त आयोग अधिनियम 1951 में संसद ने बताया है कि इनकी योग्यताएं क्या होंगी, अध्यक्ष और सदस्य की चयन की रीति क्या होगी, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। क्या योग्यता बताई गई है वित्त आयोग अधिनियम के अंतर्गत इनके लिए।
अध्यक्ष हो गया, 4 सदस्य हो गए, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 और मेंबर 4। अध्यक्ष वह व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। जिसे पब्लिक अफेयर्स का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसे अध्यक्ष अपॉइंट किया जाता है। बाकी 4 मेंबर हैं। पहले मेंबर की योग्यता न्यायिक है, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उसके बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा। दूसरा सदस्य वह होगा जिसे सरकार के वित्तीय प्रशासन का अनुभव हो। फाइनेंस के क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलाया जाता है, इस चीज़ का अनुभव जिसे हो, उसे नियुक्त किया जाएगा। तीसरा सदस्य वो होगा जिसे सरकार के वित्त एवं लेखों का अनुभव हो। अब यहाँ वित्त एवं लेखों का ज्ञान या अनुभव होना चाहिए, और एक होना चाहिए जिसे वित्तीय प्रशासन का अनुभव हो। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक फाइनेंशियल मैटर की जानकारी होनी चाहिए, अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए, और एक को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा सदस्य वो होगा जो अर्थशास्त्र विषय होता है ना, जहाँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, उस अर्थशास्त्र विषय का जो ज्ञाता हो, उसे नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरीके से 4 सदस्यों और एक अध्यक्ष से मिल करके फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है। क्या करता है वित्त आयोग? वित्त आयोग का कार्य क्या है? आर्टिकल 280 वित्त आयोग का कार्य बताता है, और वो कहता है कि यह वित्त आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किन किन मामलों में परामर्श देता है? वित्त आयोग के कार्यों पर क्वेश्चन अक्सर प्री में भी पूछे गए हैं, मेन एग्जामिनेशन में भी वित्त आयोग की भूमिका की समीक्षा पूछी जाती है। तो वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं? मुख्य रूप से वित्त आयोग का कार्य है भारत सरकार की जो आय है, उस आय को भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कैसे बांटा जाए, उनके सिद्धांतों के बारे में बताता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, सिक्किम जैसे छोटे राज्य हैं, तो बंटवारे में न्याय हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए। दूसरी बात, भारत सरकार के पास इनकम के रिच सोर्सेज हैं, इसलिए भारत सरकार राज्यों को सहायता और अनुदान देती है। तो किन सिद्धांतों के आधार पर राज्यों को सहायता और अनुदान दिया जाए, इसके बारे में भी सिफारिश वित्त आयोग करता है। 2 कार्य इसके 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़े गए हैं। 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि राज्यों की संचित निधि को मजबूत बनाने के उपायों की सिफारिश करना भी वित्त आयोग का कार्य है। लेकिन 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 किस बात को ध्यान में रखते हुए? राज्य के वित्त आयोगों ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर राज्य की संचित निधि मजबूत होगी, तभी पंचायतों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जा सकेगा। इसलिए इसी तरीके से सिमिलरली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि वित्त आयोग का कार्य है राज्यों की संचित निधि को मजबूत बनाने के उपायों की सिफारिश करना। लेकिन किस बात को ध्यान में रखकर? राज्यों के वित्त आयोगों ने नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो सिफारिशें की हैं, उनको ध्यान में रखकर, जिससे राज्यों की संचित निधि मजबूत होगी तो नगर पालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा राज्य दे सकेंगे। तो ये 2 कार्य 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। और इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य इसके लिए सौंपे जाएं, वित्त आयोग उन मामलों में अपनी सिफारिशें देता है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ये आर्टिकल 281 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा, उसे प्रस्तुत करवाएगा।
ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है, प्रेसिडेंट को सौंप देता है, प्रेसिडेंट उसे संसद में रखवाता है। विगत वर्षों में वित्त आयोग ने बेहतर भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और देश में वित्तीय संघवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाँ, थोड़ी सी समस्या थी जब तक योजना आयोग था, क्योंकि वित्त आयोग और योजना आयोग की सिफारिशों में कभी-कभी टकराव की स्थितियां शुरू में उत्पन्न हुई। तब सरकारों ने योजना आयोग की सिफारिशों को महत्व देना शुरू किया, जबकि योजना आयोग एक राजनीतिक संस्था था और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो कुछ वर्षों में इस तरीके की समस्याएं आईं, लेकिन आगे चलकर इसे भी सुलझा लिया गया और फिलहाल अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार की चुनौतियां अब वित्त आयोग के सामने नहीं है, जहां एक संवैधानिक संस्था को दरकिनार करके और एक राजनीतिक संस्था के महत्व को बढ़ा दिया जाए। तो फिलहाल योजना आयोग खत्म हो चुका है, इसलिए वित्त आयोग के समक्ष अब राजकोषीय संघवाद की स्थापना में कोई गंभीर चुनौती नहीं है। समय समय पर राष्ट्रपतियों ने वित्त आयोग की जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं और वित्त आयोग ने बेहतर सिफारिशें भी की हैं, जैसे आपदा प्रबंधन के विषय में, सीमा सुरक्षा के विषय में, जलवायु परिवर्तन के विषय में। ऐसे विषय भी सौंपे गए हैं वित्त आयोग को और वित्त आयोग ने उस पर अपनी रिकमेंडेशन समय समय पर दी हैं जब जब सौंपे गए हैं। 2011 के वित्त आयोग 11वें वित्त आयोग ने 11वें वित्त आयोग ने ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए फंड देने की बात की। 14वें वित्त आयोग ने जो विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता था, पिछड़े राज्यों का दर्जा दिया जाता था, उसे ख़त्म करने की बात की। 15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या का नया आधार 2011 की जनसंख्या को आधार अपना लिया। इसके पहले 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर सिफारिशें की जाती थी। तो हर वित्त आयोग के अगर हम लोग कार्यकरण को देखें तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट हमें सामने आते हुए दिखते हैं। तो वित्त आयोगों का योगदान बड़ा प्रभावी रहा है हमारे देश में। वित्त आयोग के बाद जो दूसरी संस्था है वह है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश विरासत का पद है ये, भारतीय विरासत का पद, ब्रिटिश विरासत का पद है भारत में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकारी कौन है, तो मैं CAG का नाम लूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। क्यों? क्योंकि CAG भारतीय वित्त का रखवाला है, वॉच डॉग है भारतीय वित्त का। इसका मतलब है हमारी वित्तीय व्यवस्था प्रभावी तरीके से कैसे कार्य करेगी, इस पर निगरानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक रखता है और इसके प्रभावी निगरानी तंत्र के कारण धन का दुरुपयोग प्रायः नहीं होता या धन का दुरुपयोग जहां हुआ है ऐसे मामले प्रकाश में लाए गए हैं। और CAG की रिपोर्ट के माध्यम से ही देश में समय समय पर बड़े बड़े घोटाले प्रकाश में आए हैं। CAG की रिपोर्ट के माध्यम से ही चारा घोटाला, सीमेंट घोटाला या तरह तरह के जो घोटाले सामने आए हमारे देश में, वो सब CAG की रिपोर्ट के बाद ही आए। CAG की रिपोर्ट के बाद ही पता चले कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, सीमेंट घोटाला हुआ। तमाम ऐसा लगता है जैसे घोटालों का देश रहा हो, इतने घोटाले हुए, इतने करप्शन हुए। और अभी जब मनरेगा का ऑडिट कराया गया कायदे से, तो पता चला कि मनरेगा में भी पैसे प्रधान, बैंक मैनेजर, लोकल अधिकारी सब मिल बांट के खा ले रहे हैं और गांव के लोगों को तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो करप्शन भारत में बहुत अधिक रहा, पहली सरकार से ही रहा। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली और 1948 में बिल्कुल देरी नहीं की भारत के लोगों ने और 1948 में पहला घोटाला कर दिया
और इसके बाद घोटाले पर घोटाले लगातार होते रहे देश में, ये एक बड़ी चिंता की बात थी। फिलहाल सीएजी का गठन इसीलिए किया गया जिससे तमाम तरीके की अनियमितताओं को प्रकाश में लाया जा सके और इसने अपने ऑडिट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को सामने उजागर किया है। हालांकि और कभी-कभी इसने सीएजी एक्टिविज्म भी शो किया है, अधिक प्रभावी भूमिका भी निभाई है। और लेकिन समस्या ये है कि ये शव परीक्षण जैसा काम करता है, पोस्टमार्टम जैसा काम करता है। पोस्टमार्टम जैसा काम करने का मतलब ये है कि खर्च हो जाने के बाद बताता है कि घोटाला किसने कर दिया, यानी घोटाला होते रहने के दौरान इसकी भूमिका नहीं आ पाती जिससे घोटाला रुक जाए। घोटाला होने के बाद ही यह बता पाता है कि कहाँ गड़बड़ी हो गई, किसने कोयले में मुँह काला कर लिया, किसने जानवरों का चारा खा लिया, किसने क्या कर लिया, ये उसी के बाद ही बता पाता है। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है, अदरवाइज़ एक बेहतर संस्था है। कैसे इसकी नियुक्ति की जाती है सीएजी की? आर्टिकल 148 कहता है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और योग्यता कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। या तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का चीफ होता है, नहीं तो फिर किसी आईएएस को बना देते हैं जिसे सरकार के वित्त और लेखों का ज्ञान हो। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक होता है। पदमुक्ति का प्रावधान कठोर है जिससे कि इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जा सके। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से हटाए जाते हैं, उसी तरीके से ये पद से हटाया जाता है। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया जिससे इसे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पद बनाया रखा जा सके। सीएजी को चूंकि ये सार्वजनिक वित्त का रखवाला है, इसलिए इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पद बनाया गया है और इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे हटाने का तरीका बेहद कठोर है जिससे सरकारें मनमाने तरीके से अधिकारों का प्रयोग न कर सकें। पुनर्नियुक्ति प्रतिबंधित है, उसी पद पर दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती और भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन रिटायर होने के बाद कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। इसके अलावा इसके वेतन भत्ते ये सब कुछ संसद तय करती है, वेतन भत्ते, कार्यालयी खर्च, लेकिन ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होने का आशय ये है कि संसद में इन पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन इनमें कमी नहीं की जा सकती, यानी कार्यकाल के दौरान जब तक वो पद पर है उसके वेतन भत्ते, कार्यालयी खर्च में कोई कटौती नहीं की जा सकती, कोई कमी नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग है, क्योंकि सीएजी लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग एक डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट का हेड होता है, इसलिए अगर इस विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से ही कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रावधान संविधान में कर दिया गया है। क्या कार्य करता है ये? आर्टिकल 148 इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के सारी चीज़ें बताता है। 149 ये बताता है कि इसके कार्य क्या होंगे, लेकिन 149 ये कहता है कि इसके कार्य संसद के द्वारा तय किए जाएंगे। संसद बताएगी कि ये क्या क्या कार्य करेगा। हालांकि इसका एक कार्य संविधान में वर्णित कर दिया गया है। आर्टिकल 150 ये कहता है कि जो लेखों का प्रारूप है, यानी भारत सरकार का लेखा हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, वो राष्ट्रपति तय करता है, उसका निर्णय राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से तय करेगा। तो सीएजी राष्ट्रपति को परामर्श देता है भारत सरकार के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे। इसके अलावा सीएजी का मुख्य काम भारत सरकार और राज्य सरकारों का ऑडिट करना है।
लेखा परीक्षण करना है। ऑडिट का मतलब होता है, देखो, आय और व्यय का जो विवरण तैयार किया जाता है, हिसाब किताब तैयार करते हैं, आय और व्यय का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे लेखा कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। यानी सरकार एक साल में कितना खर्चा कर रही है और सरकार एक साल में कितना कमा रही है, ये जो हिसाब किताब है, ये हिसाब किताब अकाउंट कहलाता है। और इस अकाउंट की जांच पड़ताल होती है, लेखों की जांच पड़ताल होती है। क्यों? क्योंकि जांच पड़ताल इसलिए की जाती है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कमाई करने में और खर्चा करने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। और जब इन लेखों की जांच पड़ताल की जाती है तो इसी को ही ऑडिट या लेखा परीक्षण या संपरीक्षा ऐसे नामों से जानते हैं। हिंदी में कई सारे अनुवाद किए जाते हैं। तो भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों का ऑडिट सीएजी करता है। राज्य सरकारों का लेखांकन, अकाउंटिंग, यानी राज्य सरकारों का हिसाब किताब तैयार करने की जिम्मेदारी सीएजी की है। भारत सरकार का अकाउंटिंग नहीं करता, ध्यान रखने वाली बात है। भारत सरकार की अकाउंटिंग नहीं करता। भारत सरकार की अकाउंटिंग की जिम्मेदारी भारत सरकार के विभागों की है। विभाग स्वयं अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन राज्य सरकारों की अकाउंटिंग सीएजी करता है। स्टेट की अकाउंटिंग सीएजी करता है। जो भंडार गृह है, भारत सरकार और राज्य सरकार के भंडार गृहों का लेखा परीक्षण, ऑडिट सीएजी करता है। जो लोक निगम है, पब्लिक कारपोरेशन है, अगर उन्हें सीएजी के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है तो कुछ लोक निगमों को कानून बनाकर सीएजी के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। जैसे एलआईसी है, एफसीआई है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो करप्शन ही है वैसे तो। लोक निगम है, इस तरीके के जो लोक निगम है, पब्लिक कारपोरेशन है, वो सीएजी के दायरे से बाहर हैं, जबकि गलत बात है। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो सीएजी के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, फूड करप्शन ऑफ इंडिया है। तो बहुत ज़रूरी है उसका ऑडिट होना सीएजी के जरिए, लेकिन नहीं होता। तो कुछ निगमों को बाहर रखा गया है कानून बनाकर, तो उन्हें छोड़ करके बाकी सीएजी ऑडिट करता है। जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी कंपनियों को अपना ऑडिट खुद कराना होता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं, कंपनियों के ऑडिट की जांच पड़ताल हो, कायदे से हो, तो सरकारी कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण, सप्लीमेंट्री ऑडिट, सरकारी कंपनियों का सप्लीमेंट्री ऑडिट, पूरक लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी भारत के सीएजी की है। इसके अलावा जो भारत सरकार और राज्य सरकार हैं, सरकार की शुद्ध आय, नेट इनकम, शुद्ध आय को सीएजी ही प्रमाणित करता है। यही बताता है कि उसकी नेट इनकम कितनी है इत्यादि। इस तरीके के बाकी जो कार्य सौंप दिए जाएं, इस तरीके के कार्य सीएजी करता है। और इन सारे कार्यों के माध्यम से वो हमारे वित्त के रखवाले के रूप में काम करता है। जब लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है तो यह लोक लेखा समिति और संसद के लिए मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार की तरीके से भी कार्य करता है। आर्टिकल 151 ये कहता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के संबंध में और राज्य सरकार के संबंध में, क्योंकि सबका ऑडिट करता है, तो भारत सरकार की ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है सीएजी, और राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जो राज्यों की ऑडिट की जाती है, प्रत्येक राज्य का ऑडिट सीएजी करता है, तो प्रत्येक राज्य के ऑडिट की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को दी जाएगी, गवर्नर को दी जाएगी, और राज्यपाल अपने राज्य विधानमंडल में इसे रखवाता है। तो ये
सीएजी के रिपोर्ट के विषय में प्रावधान है। आर्टिकल 151 ये प्रावधान करता है। तो ये सीएजी के विषय में चर्चा है, सीएजी के विषय में प्रावधान है। अब सीएजी के बाद फिर हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी चर्चा में है आजकल निर्वाचन आयोग, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे और चर्चा में बना दिया है। आर्टिकल 324 हमारे लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन देश के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है और लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए निर्वाचन आयोग हमारे देश में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषकर जब से टीएन शेषन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, तो उसके बाद से निर्वाचन आयोग की भूमिका में जीवनी शक्ति आ गई। और हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि टीएन शेषन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल का जो वर्ष है, वो निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर एक विभाजक वर्ष है। पहले टीएन शेषन के कार्यकाल से पहले बहुत सारे इनोवेशंस नहीं थे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, और बड़ी गड़बड़ियां थी। अपराधियों का वर्चस्व था, बोलबाला था, खूब बूथ कैप्चरिंग होती थी, खूब ज़्यादा होती थी। बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, लोगों को मार दिया जाता था, हत्याएं हो जाती थी। ये सब बड़ी आम सी बातें थी। फर्जी वोटिंग होती थी, कोई भी किसी दूसरे के नाम पर वोट कराता था। मैं जब पहली बार वोट देने लायक हुआ और मैं वोट देने पहुंचा, तो पता चला कि मेरे नाम का वोट पहले ही कोई दे चुका है, क्योंकि टीएन शेषन के कार्यकाल के पहले की बात थी। तो मैंने पोलिंग ऑफिसर से कहा कि भाई नहीं, मैं ही असली आदर्श कुमार हूँ, मैं वोट देने आया हूँ, पहली बार आया हूँ। तो वो मुझे देखे और वो मुस्कराए। उन्होंने कहा कि बेटे आपका वोट तो पड़ चुका है, अगली बार आना। क्योंकि उन्हें भी पता था कि बोगस वोटिंग होती है, लेकिन वो रोक नहीं सकते, क्योंकि जो जो फर्जी आईडी ही लेकर आ गया, लेकिन जो पहले वोटर आईडी कार्ड तो होते नहीं थे, तो कोई कैसे भी जाकर के वोट डाल के चला आता था। इस तमाम तरीके की कमियां होती थी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। लेकिन टीएन शेषन ने आने के बाद से पूरे इलेक्टोरल सिस्टम की नींव परिवर्तित कर दी। आज निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं। आज निर्वाचनों में हिंसा नहीं होती। अगर कहीं हिंसा हो रही है, इसका मतलब है कि वो इलेक्शन कमीशन का फेल्योर है। वरना टीएन शेषन ने तो पूरी तरीके से आदेश दे रखा था, सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान लगा देते थे और बोलते थे सी एंड शूट। अगर कोई भी गड़बड़ी करता है बूथ पर इलेक्शन के दौरान, तो देखते ही गोली मार देना, मेरा आदेश है, न्यायालय में मुकदमा चलेगा, मैं जिम्मेदार होऊंगा, जवाबदेही मेरी होगी। ऐसा दबंग मुख्य निर्वाचन आयोग। रैंक 1 थी उनकी यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में टॉपर थे, रैंक 1 थी, देश के कैबिनेट सेक्रेटरी बनकर रिटायर हुए थे। तो ऐसे दबंग अधिकारी बहुत कम होते हैं जो इस तरीके की दबंगई दिखाएं। टीएन शेषन कहते थे कि मैं नाश्ते में राजनेता खाता हूँ, आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट। तो वो जिस व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आईएएस अधिकारी और ऐसे व्यक्तित्व के धनी निर्वाचन आयुक्त रेयर होते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने एक नींव स्थापित कर दी, उन्होंने एक परंपरा स्थापित कर दी निर्वाचन आयोग की शक्तिशाली भूमिका की, और उसके बाद से हमारे देश में इलेक्टोरल सिस्टम में बड़े चेंजेस आए हैं, बड़े परिवर्तन आए हैं। फिलहाल तो निर्वाचन आयोग की भूमिका अब बेहतर है। कभी कभी कुछ आरोप लगते रहते हैं, जैसे कोई ईवीएम को लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट करता है, फर्जी डिस्प्यूट है, सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उसके पीछे कहीं कोई फैक्ट नहीं है, कहीं कोई तथ्य नहीं है, वो तथ्यहीन बातें हैं।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन के बाद हैकाथॉन कंडक्ट कराता है। जो फैक्ट की बात है मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन के बाद हैकाथॉन कंडक्ट कराता है। हैकाथॉन का मतलब है इलेक्शन कमीशन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता है कि आप भारत के नहीं विश्व के एक्सपर्ट को बुला लाइए और सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, जितना चाहिए 1 दिन 2 दिन जितना चाहिए ले लो और ईवीएम को हैक करके दिखा दो हमें। इसको कहते हैं हैकाथॉन। इलेक्शन कमीशन इसे कंडक्ट कराता है इलेक्शन के बाद। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस हैकाथॉन में नहीं जाती, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि भारत के नहीं विश्व के एक्सपर्ट बुला लाओ और ईवीएम हैक करके दिखा दो, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। मीडिया में आके सब कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो वो सब पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। उन सारी बातों का हमारे अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो फैक्ट पढ़ रहे हैं, हम तो तथ्य पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लीगल बातें पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से छोटी-छोटी बातों को लेकर के यदा-कदा डिस्प्यूट होते हैं, जैसे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत देर में शुरू किया। अगर मुझे इलेक्शन कमीशन बना दिया जाए या मेरे जैसे पर्सनैलिटी वाले को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए, तो मैं तो हर इलेक्शन से पहले एसआईआर करवाऊँ। मैं तो हर इलेक्शन से पहले एसआईआर करवाऊँ, क्योंकि इलेक्शन से पहले एसआईआर की ज़रूरत फ्री एंड फेयर इलेक्शन की एक बेसिक नीड है, एक प्राइमरी नीड है। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन इसे कराने में सफल नहीं रहा है और बड़े वर्षों के बाद इलेक्शन कमीशन नींद से जागा है और जब इलेक्शन कमीशन करा रहा है तो बहुत सारे डिस्प्यूट उसको लेकर के उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि गलत बात है। सबको सहयोग करना चाहिए एसआईआर के इस प्रोसेस में, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी कराया जा सकता है जब हमारी वोटर लिस्ट फ्री एंड फेयर हो। एक फेयर वोटर लिस्ट के माध्यम से ही हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। जो निवासी नहीं हैं उन्हें हटा दिया जाए, जो उस जिनकी डेथ हो चुकी है उन्हें हटा दिया जाए, जो जिनका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है उन्हें हटा दिया जाए। तमाम सारे रीज़न हैं कि कैसे किन लोगों को मतदाता सूची में रखा जाएगा। आरपीए 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 मतदाता सूची को अपडेट करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को प्रोवाइड करता है, उसे अधिकार देता है। तो हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत देर से निर्णय लिया। मेरे जैसा व्यक्ति अगर इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो वो हर लोकसभा इलेक्शन से पहले, यानी हर 5 साल में वो ज़रूर कराए एसआईआर, क्योंकि फेयर इलेक्शन का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारी वोटर लिस्ट फेयर होनी चाहिए और एसआईआर वोटिंग लिस्ट को फेयर बनाने का एक तरीका है। बाकी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, हमने पहले ही बताया कि हमारा पॉलिटिकल डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, उसके आधार पर आप सोच सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम यहाँ संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं और संवैधानिक प्रावधान को संवैधानिक नज़रिए से ही देखने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ये उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। वहाँ पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की भूमिकाएं यदा-कदा आज चर्चा के केंद्र में रहती हैं। हालांकि आजकल के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जवाब दे पाने में बहुत सक्षम नहीं है। आज तो टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत थी कि अगर ईवीएम को लेकर के विवाद हो रहा था या एसआईआर को लेकर विवाद हो रहा था, तो आज हमें टीएन शेषन की याद आती है कि अगर टीएन शेषन होते तो वो राजनेताओं को सही जवाब दे पाते, क्योंकि वो कहते थे कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूँ। तो उनके सामने राजनेताओं की ठेकड़ी नहीं होती थी कि वो इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध कोई भी गलत आरोप लगा सके। पर्सनैलिटी की बात है, व्यक्तित्व की बात होती है, अपने-अपने व्यक्तित्व की बात होती है। तो ऐसा व्यक्तित्व फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर के रूप में तो हमें चाहिए। एनीवे, इलेक्शन कमीशन की जो संरचना है वो आर्टिकल 324 संरचना और कार्य सब बताए गए हैं। बहुसदस्यीय है इलेक्शन कमीशन में, एक अध्यक्ष होता है इलेक्शन कमीशन में, 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं
CEC कहते हैं, और 2 सदस्यों को निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। वास्तव में 1993 से ये संरचना कंटिन्यू कर रही है। पहली बार इलेक्शन कमीशन को 1989 में बहुसदस्यीय बनाया गया था। यानी ऐसे समझो कि 1950 से जब से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, 1950 से 1989 में एक सदस्यीय होता था। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, निर्वाचन आयुक्त होता ही नहीं था। लेकिन 1989 में पहली बार बहुसदस्यीय बनाया गया, 3 सदस्यों वाला बनाया गया। लेकिन 1990 में उसे फिर से विड्रा कर दिया गया, और 1990 से लेकर के 1993 तक वो फिर से एक सदस्यीय हो गया। यानी डिस्प्यूट पहले भी हुआ करते थे, आज ही नहीं। और 1993 से वर्तमान समय तक ये बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है, यानी 3 सदस्यों वाला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। कैसे नियुक्तियां की जाती हैं? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति को लेकर के डिस्प्यूट रहा, और अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद कानून बना के नियुक्ति का तरीका तय करे, अन्यथा नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर होगी, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होगा। कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की सराहना की, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति भी शामिल कर दिया गया तो नियुक्ति निष्पक्ष होगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की कि ये जुडिशियल ओवर रीच है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी नहीं, जुडिशियल ओवर रीच है, न्यायिक अतिक्रमण है, क्योंकि कार्यकारी कार्यों में, कार्यपालिका के कार्यों में चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध होगा। और अगर ऐसे ही कार्यपालिकीय नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को शामिल कर दिया जाएगा, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पृथक्करण संविधान में अपनाया गया है वो कमज़ोर हो जाएगा। इससे न्यायपालिका के कार्यकारी इंटरेस्ट भी जगेंगे, और इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता कमज़ोर भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के तर्क ऐसे भी थे। तो हर बात के पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू होते हैं। फिलहाल संसद ने 2023 में कानून बनाया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्तियां, सेवा शर्तें आदि से संबंधित अधिनियम 2023, और इसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर होगी। समिति की सिफारिश पर होगी। समिति में कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री शामिल होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा, और कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर, संघ का कोई भी एक मंत्री शामिल होगा। ये प्रावधान कर दिया गया कि इन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर अब नियुक्त की जाएगी, यानी चीफ जस्टिस को रिमूव कर दिया गया। अब हमने बताया कि चीफ जस्टिस को रखने और रिमूव करने के अपने अपने तर्क हैं। रखने वाले लोग कहते हैं कि इसकी नियुक्ति निष्पक्ष होगी, और ये रखने के विरोध में लोग तर्क देते हैं कि इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग बढ़ेगा, न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित होगी, और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पर प्रहार होगा। तो अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। फिलहाल 1950 से तो बिना किसी समिति के ही नियुक्तियां होती आई हैं, और टी.एन. शेषन जैसे, टी.एन. शेषन, जे.एम. लिंगदोह, गिल, ये सब बड़े प्रभावशाली निर्वाचन आयुक्त रहे हमारे देश में, और ये सब बिना किसी समिति के रिकमेंडेशन के केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किए गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तब तो समिति भी नहीं थे। इसलिए सीधे सीधे तौर पर यह कह देना कि अगर कार्यपालिका नियुक्त करेगी तो अच्छे लोगों को नियुक्त नहीं करेगी, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कार्यपालिकीय नियुक्तियां हैं वो कार्यपालिका को ही अधिकार दिया जाता है। इसलिए अपेक्षा ये की जाती है कि कार्यपालिकीय पदों पर या समस्त पदों पर बैठे हुए लोग संवैधानिक भावना और लोकतांत्रिक भावना का आदर करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करें, और अगर कहीं कोई गड़बड़ियां होती हैं तो न्यायालय तो है ही किसी भी बात की न्यायिक समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस मॉडल में कोई बहुत ज़्यादा बुराई फिलहाल तो नहीं है।
हाँ, मुख्य न्यायमूर्ति होता तो निसंदेह बहुत अच्छा होता, लेकिन वो एक आइडियलिस्ट अप्रोच हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार हो जाएगा। फिर ये भी एक चैलेंज क्रिएट होता है। कार्यकाल कितना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु होती है, और किसी भी ब्यूरोक्रेट को ही बनाया जाता है। ब्यूरोक्रेट को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि देश, इतने बड़े देश में चुनाव कराना बेहद पेचीदा कार्य है, बेहद टेक्निकल काम है। क्षेत्रों में चुनाव के सामने बड़ी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जिन लोगों को चुनाव कराने का दीर्घकाल का अनुभव है, उन्हें ही ऐसे पदों पर नियुक्तियां दी जानी चाहिए। यही व्यावहारिक बात है। हटाए जाने में दो अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसे तो सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से हटाए जाते हैं, उसी तरीके से पद से हटाया जाता है। लेकिन बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। ये थोड़ी सी गलत बात है, होना चाहिए उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा, मात्र चीफ इलेक्शन कमीशन की सलाह से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह से ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको चेंज करने की जरूरत है। कार्य क्या है इलेक्शन कमिश्नर का? इलेक्शन कमिश्नर का मुख्य कार्य 4 चीजों का चुनाव है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद है, और राज्य विधानमंडल है। इन 4 संस्थाओं का चुनाव कराना, चुनावों का संचालन, नियंत्रण, अधीक्षण, सब कुछ कराना इसकी जिम्मेदारी है। इन चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराना, इन चुनावों से पहले मतदाता सूची अपडेट करना इसी की जिम्मेदारी है। मतदाता सूची तैयार कराना, चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट कराना, जो इंटेंसिव रिवीजन है या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, SIR है, ये मतदाता सूची को अपडेट कराने का ही एक तरीका है, जो रिगरस तरीके से अपडेट कराया जा रहा है, कठोर तरीके से अपडेट कराया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, या TN शेषन जैसा व्यक्ति अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो हर इलेक्शन से पहले SIR करा लेगा, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फेयर वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। फेयर वोटर लिस्ट होना जरूरी है। तो मतदाता सूची को अपडेट कराने का काम भी इलेक्शन कमीशन कराता है। इसी तरीके से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आनी चाहिए, ये काम इलेक्शन कमीशन 3 तरीके के काम करता है मोटे तौर पर। अगर इसकी भूमिका देखें इलेक्शन कमीशन की, तो पहला तो प्रशासकीय है। ये जो इलेक्शन का काम है, ये प्रशासकीय है, और प्रशासन कठोर तरीके से ही चलाया जा सकता है, सारे लोगों को भागीदार बना करके, विकेंद्रित तरीके से, यानी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा प्रशासन चलाने में। वरना कोई भी कमजोरी होगी तो राजनीतिक दल फायदा उठाएंगे, गलत लोग फायदा उठाएंगे। तो नियमों का कठोरता से पालन होना जरूरी है। इसके अलावा इसकी भूमिका सलाहकारी होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, सदस्यों के लिए, और कुछ अर्ध न्यायिक भूमिकाएं भी निभाता है, अर्ध न्यायिक रोल भी निभाता है। कैसे निभाता है ये सारे रोल, यही हम लोग समझ रहे हैं। जैसे इलेक्शन कराना उसका प्रशासकीय रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए। मतदाता सूची तैयार करने में 2 डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के नाम पर कोई मतदाता सूची में नाम शामिल होने का दावा नहीं करेगा, या किसी का नाम इस आधार पर काटा नहीं जाएगा, क्योंकि अंग्रेज इस आधार पर मतदाता सूची तैयार करवाते थे। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता सूची, अलग चुनाव, इस तरीके की व्यवस्था अंग्रेजों ने कर रखी थी। फिर आगे चलकर इसको सिख, महिला, तमाम दायरे में बढ़ा दिया गया अंग्रेजों ने। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कहते थे। तो इसको खत्म करने के लिए संविधान में आर्टिकल 325 जोड़ा गया। आर्टिकल 326 कहता है वयस्क मताधिकार, कि जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है
वे आय वोट देने के हकदार होंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आयु सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अच्छा किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 326 यह भी कहता है, 326 में ही ये वयस्क मताधिकार की बात की गई है, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। आर्टिकल 326 यह भी कहता है कि जो व्यक्ति अनिवासी होने के कारण, विकृत चित्त यानी अस्वस्थ मस्तिष्क का होने के कारण, अथवा अथवा भ्रष्ट आचरण के कारण या निर्वाचन संबंधी अपराध के कारण अयोग्य घोषित किया गया है, वो वोट नहीं दे पाएगा, वो वोट देने का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 326 भी इस बात की घोषणा करता है। तो इन आधारों पर लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, चूंकि एसआईआर विवादों में है, इसलिए अनावश्यक है, लेकिन विवादों में है, तो हम लोगों को ये प्रावधान गहराई से जानना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर निर्वाचन संबंधी गड़बड़ियां हैं तो उसको रद्द करना, पुनर्निर्वाचन कराना, उपचुनाव कराना, मध्यावधि चुनाव कराना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा करना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श चुनाव आचार संहिता है, जिसमें निर्वाचन आयोग कुछ आचरण के नियम तय करता है। जैसे ही निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है, तब से लेकर और रिजल्ट आने तक ये लागू हो जाता है, जहां राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए तमाम डायरेक्शंस इशू हो जाते हैं। निर्वाचन की कार्यक्रम की घोषणा करना निर्वाचन आयोग का कार्य है, लेकिन निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं करता। ये निर्वाचन की तिथियों की घोषणा नहीं करता। निर्वाचन की तिथियों की घोषणा करना सरकार का काम है। आर्टिकल 40 सेक्शन 14 और 15 आरपीए 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 और 15। निर्वाचन की तारीखों की घोषणा करना सरकार का काम है। निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये बारीक सी बात जरूर ध्यान में रखना, ये बारीक सा अंतर जरूर ध्यान में रखना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, राजनीतिक दलों से संबंधित विवादों को सुलझाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, इस तरीके की चीज़ें ये करता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देना इत्यादि, ये सारे कार्य इलेक्शन कमीशन के कार्य हैं। और निसंदेह इलेक्शन कमीशन ने विगत वर्षों में इस दिशा में अपनी बेहतर भूमिका निभाई है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां इसलिए हैं, जैसे वह अपराधियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाता। 46% लोग लोकसभा में आपराधिक बैकग्राउंड के हैं जो चुनकर पहुंच गए। ऐसे ही राज्यों की विधानसभाओं में औसतन 33% आपराधिक छवि के लोग चुनकर पहुंच जाते हैं। राज्यसभा में औसतन 33% आपराधिक छवि के लोग चुनकर पहुंच जाते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुनकर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी कमियां हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, कुछ कहीं लिखा नहीं है। तो इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा, और जब संसद कानून बनाएगी तो उसी कानून के तहत निर्वाचन आयोग अपनी इन जिम्मेदारियों को और प्रभावी तरीके से निभा पाएगा। इसके अलावा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। परिसीमन आगे होगा, जो नई जनगणना होने जा रही है, और उस जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे तो परिसीमन होगा। तो परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों की बाउंड्रीज का एडजस्टमेंट, चुनाव क्षेत्रों की बाउंड्रीज को घटाना बढ़ाना, क्योंकि चुनाव क्षेत्रों को जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाता है। जो सीटें हैं और जनसंख्या का अनुपात है वो सभी राज्यों में एक समान होना चाहिए। इसी आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, या लोग माइग्रेशन कर जाते हैं, एक चुनाव क्षेत्र से दूसरे चुनाव क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस जनसंख्या के असंतुलन को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो चुनाव क्षेत्रों की बाउंड्री है उसको एडजस्ट करता है, घटाता है या बढ़ाता है। इसी को परिसीमन कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ये कार्य, यही लोकप्रिय तरीके का परिसीमन है। बाकी तो चुनाव क्षेत्रों का भी निर्धारण होता है, वो संख्या फिलहाल अभी निश्चित है। इलेक्शन कमीशन ये कार्य एक परिसीमन आयोग की सिफारिश पर करता है। परिसीमन आयोग का गठन संसद के कानून के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब तक 4 बार परिसीमन हुए हैं। 1951 की जनगणना के आधार पर 52, 61 की जनगणना के आधार पर 62, 71 की जनगणना के आधार पर 72। इसके बाद रोक लग गई क्योंकि जनसंख्या को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए। फिर 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में 4 बार परिसीमन कानून बनाया गया, परिसीमन आयोग बना,
परसीमन आयोग की सिफारिशें विधि की तरीके से बाध्यकारी होती हैं, न्यायालय में चैलेंज नहीं की जा सकती, संसद उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई अनियमितता की बात होती है तो वह जांच सीमित अर्थों में कर सकता है। और इस तरीके से निर्वाचन परसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और परसीमन आयोग की ये रिपोर्ट कानून की तरीके से बाध्यकारी होती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन चुनाव क्षेत्रों का परसीमन करने का कार्य संपन्न करता है। ये इलेक्शन कमीशन का भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यथा कदा विवादों में ये भी आ जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान है। अब इसके बाद हम लोग संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 ये कहता है कि संघ के लिए यानी भारत सरकार की सेवाओं के लिए और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग वही है जो 1926 में बनाया गया था, 1926 में बनाया गया था। 1935 में इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और 1950 में इसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। इसलिए कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भूमिका में अंग्रेजी काल की मानसिकता आज भी नज़र आती है। कभी कभी ऐसा बिल्कुल दिखलाई पड़ता है, बिल्कुल दिखलाई पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अंग्रेजी काल की मानसिकता के लक्षण आज भी यूपीएससी में ज़्यादा कदा दिखलाई पड़ते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, स्टेट पीएससी होगा, ये प्रत्येक राज्य में होगा। लेकिन संसद को यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है व्यवहार में, लेकिन मान लो अगर नए राज्य बने और वहां राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है तो 2 या अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। अगर ऐसी ज़रूरत है तो फिलहाल संसद बना सकती है कानून के द्वारा। आज ऐसी कहीं कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन ये अधिकार संसद को दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर संसद इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। कैसे इन आयोगों की संरचना निर्मित होती है? 3 कॉलम बना लेते हैं, फिर हम लोग इस कॉलम के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, और फीचर्स, विशेषताएं। संख्या कितनी होती है, संरचना कैसे बनती है? एक अध्यक्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग में और बाकी सदस्य होते हैं जिनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है। यूपीएससी में कितने सदस्य होंगे ये संख्या राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक इसी तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अध्यक्ष होता है और बाकी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन उन सभी राज्यों में कितनी संख्या में सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उस संख्या का निर्धारण उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। उस राज्य का राज्यपाल तय करेगा कि कितनी संख्या में सदस्य नियुक्त होंगे। नियुक्ति कैसे की जाएगी इन सभी की? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता क्या होती है इनकी नियुक्ति के लिए? संविधान में कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं है। संविधान केवल इतना कहता है कि न्यूनतम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने न्यूनतम
10 वर्ष की सरकारी सेवा की हो। बस केवल यही योग्यता है, वो भी केवल आधे सदस्यों के लिए। बाकी आधे सदस्यों के लिए क्या योग्यता होगी, कहीं मेंशन नहीं है। आधे सदस्यों के लिए योग्यता यह है कि जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा की हो। किस कैटेगरी की हो यह भी नहीं पता। कार्यकाल, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल भी अलग अलग हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद पर रह सकते हैं, या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपने पद पर रह सकते हैं। इनके जो पद मुक्ति का तरीका है, कैसे पद से हटाए जाएंगे, कैसे पद से हटाए जाएंगे। हटाने का प्रावधान एक जैसा है, नियुक्ति अनुच्छेद 316 में है, हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 317 में है। कैसे पद से हटाया जाएगा? अनुच्छेद 317 कहता है कि कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें पद से तभी हटाएगा जब उच्चतम न्यायालय से जांच करा ले, तभी पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। इसका मतलब ये हुआ, मैंने इस लाइन से उस लाइन तक वहां लिख दिया, इसका मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दोनों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल हटा नहीं सकता। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, उच्चतम न्यायालय से जांच कराने के पश्चात, जिससे लोक सेवा आयोगों की जो निष्पक्षता है वो बनाए रखा जा सके, उसको बरकरार रखा जा सके। हालांकि राज्यपालों को सस्पेंड करने का अधिकार है, उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार है, निलंबित करने का अधिकार है, टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राज्यों में ये देखा गया है कि राज्यों में लोक सेवा आयोग अक्सर पॉलिटिकली मैनिपुलेट हो जाते हैं और राज्यों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। तो यह भी देखा गया कि पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को भी सदस्य बना दिया गया। अभी हाल में ही, मैं नाम सबके नहीं बताऊंगा और किस मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किया गया ये भी नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग उसे पॉलिटिकल एंगल ले लेते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी कुछ समय पहले राजस्थान में एक महिला सदस्य नियुक्त की गई और वो एक पॉलिटिकल पार्टी से राजस्थान में विधायकी का चुनाव लड़ती रही हैं, यानी वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिव मेंबर थी और एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर को, यानी राजनीतिक कार्यकर्ता को, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया गया। तो 21वीं शताब्दी में भी इस तरीके की शक्तियों का दुरुपयोग राज्यों में देखने को मिलता है। तो राज्यों की स्थितियां थोड़ी गड़बड़ रहती हैं इस मामले में, ये चिंता की बात रहती है। वेतन भत्ते, हालांकि इनके स्वतंत्रता और निष्पक्षता का पर्याप्त प्रावधान किया जाता है। वेतन भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इसी तरीके से जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते होते हैं उनके राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि इनमें चेंज ना किया जा सके। इसके अलावा इनकी जो पुनर्नियुक्ति है वो प्रतिबंधित है, पुनर्नियुक्ति प्रतिबंधित है। इसका मतलब क्या है, इसको समझाता हूं आपको कि यहां से रिटायर होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन ये कोई पद नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसी पद पर दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। पुनर्नियुक्ति के प्रतिबंध का मतलब ये भी है
कि उसी पद पर इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ कुछ लिबर्टी है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता क्योंकि उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष बन सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। ये लिबर्टी है, लेकिन उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते और यहां से रिटायर होने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन दूसरा पद नहीं ले सकते। कार्य इनके क्या हैं? आर्टिकल 320 में इनके कार्य बताए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है और राज्यों की आवश्यकता पड़ने पर राज्यों की सहायता भी करता है, राज्य लोक सेवा आयोगों की मदद भी करता है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है, एक परामर्शी संस्था है, स्टाफ एजेंसी है। राष्ट्रपति को किन मामलों में परामर्श देता है? भर्ती के सिद्धांतों, भर्ती, पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर करने के लिए सिद्धांतों के बारे में, भर्ती, पदोन्नति, इन सब के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में, कौन से अभ्यर्थी उपयुक्त हैं। इसके अलावा अगर सिविल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है तो आयोग के परामर्श पर ही की जाएगी। अगर सिविल सेवकों को कार्य करने के दौरान कोई क्षति हो गई है और क्षतिपूर्ति दी जानी है, डैमेजेस दिए जाने हैं, तो आयोग के परामर्श पर ही किया जाएगा। अगर सिविल सेवकों के द्वारा सेवाओं के दौरान कोई मुकदमा हो गया, सिविल सेवक ईमानदारी से काम कर रहा है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए काम कर रहा है, किसी ने उसके ऊपर न्यायालय में मुकदमा कर दिया तो मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा। मुकदमा लड़ना पड़ेगा तो उसे खर्चा देना पड़ेगा, वकील की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि वह ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हुए उसके ऊपर मुकदमेबाजी हुई है और वो नियम और कानून के तहत काम कर रहा था, इसलिए उसका खर्चा सरकार देगी मुकदमेबाजी का। तो ये खर्चा जब दिया जाएगा तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर ही दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो विषय सौंप दिए जाएं, राष्ट्रपति यूपीएससी उस पर परामर्श देता है। ठीक उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए प्रावधान किया गया है कि राज्यों की सेवाएं कंडक्ट कराना, राज्यों की सेवाओं में भर्ती परीक्षा के लिए भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराना और बाकी इन सारे विषयों पर, जैसे हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कहा, उन्हीं विषयों पर राज्यपाल को परामर्श देता है या राज्यपाल के द्वारा जो विषय राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दिए जाए उन पर परामर्श प्रदान करता है। रिपोर्ट देता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। आर्टिकल 323 के तहत यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा हमेशा और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाएगा, संसद में रखवाएगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल में रखवाएगा। राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल में रखवाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ संवैधानिक इकाइयां थी जिन संवैधानिक इकाइयों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बाकी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतनी ही बड़ी संस्थाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों, आज के लिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। पढ़ते रहो, परिश्रम करते रहो और अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तैयारी से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क। तो आज के लिए इतना ही और फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।